नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का क्रूज ड्रग केस एक बार फिर करवट लेने वाला है। आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने ही डिपार्टमेंट के आला अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पे एक क्रिमिनल पिटीशन दाखिल किया है। इस पिटीशन के साथ ही उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ व्हाट्सएप चैट भी अदालत के सामने रखे हैं। ये व्हाट्सएप चैट उस वक्त के हैं जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम व्हाट्सएप चैट आज तक के पास भी हैं। लगभग 1.5 साल बाद आर्यन खान क्रूज ड्रग केस एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाला है। इस बार आर्यन खान के लिए नहीं, बल्कि खुद एनसीबी के उन अफसरों के लिए जो कहीं न कहीं आर्यन की गिरफ्तारी से जुड़े हुए रहे। इनमें सबसे पहला नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के उस वक्त के मुंबई जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े का है। उन्हीं समीर वानखेड़े का जिनके खिलाफ सीबीआई ने आर्यन केस में शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की सौदेबाजी करने के मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज किया है। समीर वानखेड़े को 18 मई यानी गुरुवार को सीबीआई के सामने पेश होना था। इसी मामले में अंदेशा जताया जा रहा था कि इस दौरान सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसी अंदेशे के तहत समीर वानखेड़े ने 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की। उनकी इस याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मई तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अब समीर वानखेड़े 18 मई को सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। पर यह कहानी का एक पहलू है। जैसा शुरू में कहा था कि 1.5 साल बाद आर्यन केस एक बार फिर जिंदा होने जा रहा है, तो उसकी वजह समीर वानखेड़े की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज वही क्रिमिनल पिटीशन है जिसमें उन्होंने एनसीबी के तमाम टॉप अफसरों पर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाए, वो भी उन तमाम व्हाट्सएप चैट के सबूतों के साथ जो आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त और उसके बाद समीर वानखेड़े और एनसीबी के उनके 4 सीनियर अफसरों के साथ हुए थे। इनमें एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान का नाम भी शामिल है। आज तक के पास वो तमाम व्हाट्सएप चैट मौजूद है जो 2 अक्टूबर की रात से लेकर अगले कई दिनों तक एनसीबी के टॉप 5 अफसरों के बीच हो रहे थे। ये 5 अफसर हैं समीर वानखेड़े, जिनकी टीम ने आर्यन के साथ 2 अक्टूबर को 14 और लोगों को गिरफ्तार किया था। मुथा अशोक जैन, जो उस वक्त समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस थे लेकिन छुट्टी पर थे। ज्ञानेश्वर सिंह, जो मुथा अशोक जैन की जगह पर तब समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस थे। संजय सिंह, जो उस वक्त एनसीबी के ऑल इंडिया ऑपरेशनल हेड थे। और 5वें एनसीबी के डायरेक्टर एसएन प्रधान। दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज समीर वानखेड़े की याचिका के मुताबिक 2 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान समेत बाकी 14 लोगों की गिरफ्तारी की खबर उनके इन चारों बॉस को थी। इतना ही नहीं, वो क्रूज पर रेड और गिरफ्तारी की हर छोटी बड़ी खबर अपने आला अफसरों को लगातार दे रहे थे। इतना ही नहीं, आर्यन की गिरफ्तारी की इजाजत भी खुद डीजी ने दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में समीर वानखेड़े ने एक व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए ये सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद एक दिन के लिए एनसीबी की हिरासत में रखने के बाद वो उसे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेजने वाले थे। यही वजह है कि 4 अक्टूबर को जब आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया, तब एनसीबी का स्टैंड यही था कि अब वो आर्यन की पुलिस हिरासत नहीं मांगेगी। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक समीर वानखेड़े ने यह जानकारी अपने बॉस को भी दे दी थी और इसी हिसाब से आर्यन को लेकर वो 4 अक्टूबर को कोर्ट पहुंचे थे। पर कोर्ट पहुंचने के बाद जिस वक्त जिरह चल रही थी, तभी छुट्टी पर गए उनके बॉस मुथा अशोक जैन के 6 मिस कॉल आए। जब समीर वानखेड़े ने फोन नहीं उठाया, तब अशोक जैन ने उन्हें मैसेज किया। मैसेज में लिखा था कि एसएसपी यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और शीर्ष से कहो कि वो रिमांड के लिए जोरदार कोशिश करें। अगला मैसेज था कि ये डीजी का हुक्म है। डीजी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप बॉस
डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान। जिस वक्त समीर वानखेड़े के मोबाइल पर यह मैसेज आया, तब कायदे से एनसीबी की टीम आर्यन और बाकी आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेने की बजाय न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी कर चुकी थी। आगे वहां उसे आसानी से जमानत मिल जाती। लेकिन इस मैसेज और एनसीबी के डीजी के हुक्म पर अचानक कोर्ट में मौजूद एनसीबी टीम और उनके वकील ने अपना इरादा बदल लिया और फिर पूछताछ के लिए आर्यन समेत बाकी आरोपियों की कस्टडी मांगने लगे। बाद में अदालत ने आर्यन को फिर से एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। हालांकि जिस वक्त मूथा अशोक जैन समीर वानखेड़े को यह हुक्म दे रहे थे, तब वो ड्यूटी पर नहीं बल्कि छुट्टी पर थे। जिस शाम आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तब काफी देर तक किसी को पता ही नहीं था कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है। यहां तक कि एनसीबी के बड़े अफसरों को भी नहीं। गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद 3 अक्टूबर की रात ज्ञानेश्वर कुमार सिंह समीर वानखेड़े से व्हाट्सएप मैसेज पर पूछते हैं कि मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के दौरान पकड़े गए लोगों में वो कौन है जो बॉलीवुड एक्टर का बेटा है। इसके बाद वो समीर वानखेड़े से तमाम जानकारी ईमेल पर मांगते हैं और साथ ही व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी भेजने को कहते हैं। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े से जानकारी के साथ साथ तमाम विजुअल भी भेजने को कहते हैं। समीर वानखेड़े के विजुअल भेजने के बाद ज्ञानेश्वर कुमार सिंह पूछते हैं कि क्या वो मीडिया के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। तब समीर वानखेड़े दरखास्त करते हैं कि अभी नहीं, शाम। एक चैट में समीर वानखेड़े अपने बॉस यानी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह से नवाब मलिक का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि नवाब मलिक कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनसीबी के गलत कामों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि सर नवाब मलिक के दामाद समीर खान को आपने ही गिरफ्तार किया था, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस पर ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जवाब देते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी मुंबई से लेकर दिल्ली तक एनसीबी के सभी टॉप बॉस हासिल कर रहे थे। तब एनसीबी के अफसरों की निगाहें न्यूज चैनल पर भी थी और सोशल मीडिया पर भी। एक जगह पर समीर वानखेड़े अपने बॉस ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को बताते हैं कि एसआरके के फैन और एनसीबी पार्टी की तरफ से बाकायदा कैंपेन चलाया जा रहा है। लगभग 115 के ट्वीट्स भी हो चुके हैं। समीर वानखेड़े आगे व्हाट्सएप करते हैं कि एसआरके की पेड मीडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम अपनी मेरिट पर पूरे देश में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन के साथ साथ व्हाट्सएप चैट पेश कर समीर वानखेड़े ये साबित करना चाहते हैं कि आर्यन खान की गिरफ्तारी और फिर उसे एनसीबी की हिरासत और जेल में लंबे वक्त तक रखने का फैसला उनका नहीं बल्कि उनके बॉस का था, खासकर ज्ञानेश्वर कुमार सिंह और मूथा अशोक जैन का। अब सवाल यह है कि आखिर आर्यन खान को लंबे वक्त तक हिरासत में रखने के पीछे एनसीबी के आला अफसरों की मंशा क्या थी। क्या आर्यन खान को वो एक बड़ी मछली मानते थे जिसे जाल से बाहर निकालने की सौदेबाजी चल रही थी? अगर हाँ, तो फिर इस सौदेबाजी के पीछे कौन कौन अफसर है? वैसे आपको बता दूं कि आर्यन केस की जांच के लिए एनसीबी ने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई थी, उसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि तब समीर वानखेड़े के डायरेक्ट बॉस रहे ज्ञानेश्वर कुमार सिंह ही कर रहे थे। मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। ये प्रभाकर है, आर्यन केस का गवाह। सबसे पहले इसी ने आर्यन की रिहाई के लिए होने वाली सौदेबाजी का खुलासा किया था। हालांकि तब न किसी ने 25 करोड़ का बम देखा था, न 18 करोड़ का पटाखा। सौदे की सारी बात रात के अंधेरे में हो रही थी। इस अंधेरे का गवाह खुद दागी था, लेकिन 25 करोड़ के बम की उसने जो कहानी सुनाई, वो एक सिलसिलावार कहानी थी। उस कहानी में न सिर्फ अलग अलग किरदार थे, बल्कि बेहद तफसील से उसने उन जगहों के नाम भी बताए जहां ये सौदा हो रहा था। आपको याद होगा पिछले साल हमने इसी वारदात में क्रूज ड्रग्स केस के एक अहम चश्मदीद एनसीबी का गवाह और पंचनामे पर दस्तखत करने वाले प्रभाकर सेल का इंटरव्यू दिखाया था। इस इंटरव्यू में उसने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाया था। इल्जाम ये कि 2 और 3 अक्टूबर की रात जब आर्यन खान एनसीबी की हिरासत में था, तब उसी रात आर्यन को इस केस से बेदाग निकाल कर ले जाने के लिए एनसीबी के दफ्तर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही
एक सौदा हो रहा था। इस सौदे में क्रूज ड्रग केस का गवाह नंबर 1 केवी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से सौदा करता है। एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो SRK की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना SRK की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते हैं, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात करते हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू के अलावा अपने दावे के सिलसिले में प्रभाकर ने बाकायदा 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी दिया। प्रभाकर के इस एफिडेविट के मुताबिक केवी गोसावी के कहने पर 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वो ग्रीन गेट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पहुंचा था। रात करीब 12:30 बजे केवी गोसावी अपनी इनोवा कार में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के साथ आर्यन को लेकर एनसीबी ऑफिस पहुंचा। रात करीब 1 बजे प्रभाकर को समीर वानखेड़े और एनसीबी के एक और अफसर सालेकर ने 9-10 सादे पेपर पर साइन करने को कहा, उसे पंचनामा बताकर। इसके बाद उसी रात गोसावी को उसने फोन पर सैम नाम के किसी शख्स से बात करते हुए सुना। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी सैम से कह रहा था कि तुमने 25 करोड़ का एक बम फोड़ दिया है, 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, हमें 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देने हैं। प्रभाकर के मुताबिक उसी रात एक मर्सिडीज कार में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी लोअर परेल पहुंचती है। इसके बाद सैम, केपी गोसावी और पूजा ददलानी मर्सिडीज में बैठकर बातें करते हैं। 15 मिनट बाद पूजा ददलानी चली जाती है और गोसावी भी वहां से निकल जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे थे। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। मुंबई पुलिस ने इस बात की तस्दीक की थी कि प्रभाकर के बयान के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की रात लोअर परेल में सचमुच पूजा ददलानी की मर्सिडीज कार देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में मर्सिडीज कार में एक महिला भी साफ नजर आ रही थी, लेकिन इतनी भी साफ नहीं कि ये दावे से कहा जा सके कि वो महिला पूजा ददलानी ही है। मुंबई पुलिस के मुताबिक प्रभाकर के बयान के बाद ही जब लोअर परेल में उस जगह की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तब पुलिस को एक कैमरे में नीले रंग की मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और सैम डिसूजा की इनोवा एसयूवी कार भी दिखाई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में एक महिला मर्सिडीज से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर वो गोसावी से कुछ बातचीत करती है, फिर दोनों वहां से महिला की कार में निकल जाते हैं। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया था कि गोसावी की एसयूवी कार पर पुलिस लिखा हुआ था। मुंबई पुलिस के मुताबिक तब का वो सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम हो गया क्योंकि प्रभाकर ने बाकायदा गोसावी और एनसीबी अफसरों पर वसूली के इल्जाम लगाए थे। प्रभाकर ने तो बाकायदा समीर वानखेड़े का नाम लेकर ये तक कहा था कि वसूली की रकम में से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को जाने थे। एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए, किरण गोसावी को। उनका नाम सैम करके था। आधे घंटे में 2 मुलाकात होगी। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर अभी डर पैदा हुआ कि इतना अगर हो रहा है तो मेरे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका डर लग रहा है आपको? यही, अगर मैं पंचनामा में हूँ, मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है, तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके। ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख? कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था। और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहां पर? जरा डिटेल में बताएंगे हमें। किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहां पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे, तो वहां पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहां पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सअप करूंगा, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। दरअसल प्रभाकर सेल क्रूज ड्रग केस में वो गवाह है जिसका नाम पंचनामे में है और पंचनामे पर जिसके दस्तखत हैं। प्रभाकर वो गवाह है
जिसने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्रूज पर जाते देखा। एनसीबी को आर्यन को हिरासत में लेते देखा, एनसीबी के दफ्तर में बैठे देखा। इतना ही नहीं, ये वो गवाह था जिसने एनसीबी के दफ्तर में बैठकर चोरी छुपे अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया। ये वो वीडियो है जो उस वक्त काफी वायरल हुआ था। आज तक ब्यूरो। क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उसकी रिहाई को लेकर साजिश रची गई थी? समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपए की सौदेबाजी करने का इल्जाम लगाया। इसी इल्जाम के आधार पर सीबीआई ने 12 मई को समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। हालांकि ये एफआईआर शाहरुख खान के परिवार की शिकायत पर नहीं, बल्कि एनसीबी के उस जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर दर्ज की गई है जिस अधिकारी के खिलाफ समीर वानखेड़े शुरू से ही उंगली उठा रहे हैं। दरअसल प्रभाकर इसी क्रूज ड्रग केस में एक और गवाह जिसका पंचनामे पर दस्तखत है, केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर को गोसावी ने 22 जुलाई को नौकरी दी थी और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखा था। 24 अक्टूबर यानी आर्यन की गिरफ्तारी के 22 दिन बाद प्रभाकर अचानक फैसला करता है कि उसे आज तक से बात करनी है। आज तक संवाददाता कमलेश सुतार के साथ प्रभाकर न सिर्फ बातचीत करता है बल्कि अपने मोबाइल से बहुत सारे ऐसे सबूत भी देता है जो 2 अक्टूबर की एनसीबी की कहानी पर सवाल खड़े कर देते हैं। इतना ही नहीं, प्रभाकर 24 अक्टूबर को ही 5 पन्नों का एक एफिडेविट भी जारी करता है। इसमें क्रूज पर रेड और आर्यन समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी, पंचनामा और फिर देर रात पैसों की डील के बारे में पूरी जानकारी देता है। मेरा ब्लैंक पेपर पे साइन लिया है तो वानखेड़े सर को लगता रहेगा कि ये आदमी को पहले उठा लो करके, ऐसा मेरा मानना है। इसके लिए मेरे अंदर अभी मेरा डर पैदा हुआ। गाड़ी में इतना ही चल रहा था कि 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना है, 10 अपने को बांट लेना है करके। अच्छा, 25 मतलब क्या? 25 लाख कितना? 25 CR, 25 करोड़ रुपया। प्रभाकर के इसी खुलासे के बाद सवाल उठे थे कि क्या एनसीबी का पूरा ऑपरेशन उगाही के लिए था? क्या आर्यन की रिहाई के लिए पहले एनसीबी सौदा कर रही थी? केपी गोसावी को एनसीबी ने इतनी छूट क्यों दे रखी थी? ये वो सवाल थे जो तब भी सीधे समीर वानखेड़े से पूछे जा रहे थे और अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लगभग इन्हीं सवालों के जवाब पर मुहर लगा दी है।